नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपका दोस्त विनोद राव। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे लेखक मौजूद हैं जिन्होंने लेखनी के दम पे अपनी आजीविका चलाने का एक अनूठा प्रयोग किया है। मैं बात कर रहा हूँ पंकज दर्शी जी के बारे में। पंकज दर्शी जी मूलतः कांगड़ा जिला के राजा का तलाव के रहने वाले हैं। आपका जो बचपन है वो बर्फीले रेगिस्तान लाहौर घाटी में गुजरा है। गोंदला की आपके पास बड़ी यादें है। उसके बाद आपके जीवन का एक हिस्सा अपने वापसी पे अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपका महानगर में जाने का उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जाने का एक प्रसंग है और बाद में रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली पहुंचना, किसी बड़ी एक भवन निर्माण कंपनी की स्थापना में आपकी बड़ी भूमिका रही। बड़े साल आपने इस तरह का काम किया और उसके बाद लेखन की तरफ वापस आना। एक बड़ा लंबा सिलसिला है आपके जीवन का, आपकी जो यात्रा है। मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे जो पाठक हैं उनको आप अपने बारे में, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, आपका कांगड़ा के एक निचले क्षेत्र से एक लाहौर स्पीति में पहुंचने का जो सफर था और उसके बाद आगे आप ब्रीफ में सबसे पहले अपना परिचय दें, हम उसके बाद किताबों की बात करें। सर बहुत आभारी हूँ, आज आपसे बहुत स्नेहपूर्ण बात हो रही है और आपके चैनल का भी आभारी हूँ। परिचय किसी भी लेखक का परिचय उसकी लेखनी है। जीवन परिचय तो वैसे ही छोटा सा है। हम अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के उस क्षेत्र से हैं जो अधिकतर पंजाबी टच में आता है। राजा का तालाब एक गाँव है, छोटा सा कस्बा है और ये पहले तहसील नूरपुर के अंतर्गत था। उसका कॉन्स्टिट्यूंसी ज्वाली थी, लेकिन अब फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है और तहसील फतेहपुर है और उप तहसील राजा तालाब भी बन गई है। तो ये अच्छा एरिया है, वैसे बहुत अच्छा एरिया है। ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी है, ना सर्दी में ज़्यादा सर्दी है, ना बरसातों में ज़्यादा बरसात है। वहाँ का एनवायरनमेंट और इकोलॉजी मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है। और वहाँ भी बाकी हिमाचल की तरह वैसा ही सुंदर वातावरण है, वैसे ही खान पीन है, वैसे ही जमाकड़ा है, वैसा ही गिद्दा है। हाँ, थोड़ा सा जो पंजाब का बोलचाल है वो है, टच पंजाब का है। वो स्वाद, जो हवा, जो आप जिसको कहते हैं हल्का सा एक आमास जो रहती है, हल्की हल्कीपन, वो उसमें आती है। बोलने में, मेरे बोलने में भी आती है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में, भाव में, तो वो सारी पृष्ठभूमि आती है। और लाहौर स्पीति का सफर ऐसे था कि वो सफर फादर साहब वहाँ नौकरी करते थे। वो ड्राइंग टीचर थे और अच्छे आर्टिस्ट भी थे। तो हम उनके साथ रहे और वहीं स्कूलिंग की मैंने गोंदला में। और वहाँ बहुत अच्छा कल्चर था, पढ़ाई का कल्चर अच्छा था, सीखने का अच्छा मिलता था, बच्चे बहुत अच्छे थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। तो जब हम आफ्टर 8th यहाँ आगे वापस फिर कुछ समय यहाँ पढ़े, +2 तक रहे स्कूल में। और उसके बाद फिर तो ज़िंदगी जहाँ जहाँ ले गई। देरी कॉलेज में पढ़े, फिर शिमला सिंजौली कॉलेज में पढ़ा। उसके बाद धर्मशाला मैं रीजन सेंटर से मास्टर्स इन इंग्लिश की। उसके बाद फिर पढ़ाने लगे, रोजी रोटी की तलाश। तो इसी बीच में एक सफ़र दिल्ली का भी है मेरा, जहाँ पर हमने एक काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर कंपनी को सपोर्ट किया और उस पूरी कंपनी को अच्छे से रन किया। बाद में उसको पैकअप करके सारे काम को पैकअप करके मैं वापस आ गया। मेरा छोटा भाई भी चंडीगढ़ में कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब मैं वापस आया तो आई हैड नो ऑप्शन एंड नो करियर। तो फिर मैंने लेखन को अपना करियर दोबारा से छोटा मोटा लिखता था कॉलेज में, मैगजीन्स में छपता था। मैं एडिटर रहा कॉलेज मैगजीन का 2-3 जगह पर। लेकिन उसके बाद जो है लेखन को मैंने चुना कि मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा और मैं खोज करूंगा। तो ये मुझे आज अच्छा लगता है। अगर हम वैश्विक स्तर पे ये बात करें तो लेखन कई देशों में कई लोगों का करियर है। और अगर भारत की बात करें तो गिने चुने कुछ रिनॉन्ड राइटर हैं जो लेखन से पैसा कमा रहे हैं। ऐसे दौर में आपने लिखकर रोजी रोटी चलाने का एक बड़ा जोखिम लिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से आपका प्लान आया। और जैसा कि आपने अभी जब हम अनौपचारिक बात कर रहे थे तो आपने बताया कि पिछले साल आपने 20 लाख रुपए की अपनी किताबें जो है वो सेल की।
तो थोड़ा सा क्या ये संभव है कि लेखनी के दम पे अच्छा लेखन करके रोजी रोटी चलाई जा सकती है? ये सारे सवालों पे किस तरह से आप मैं आपने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि जो भी आप करियर चुनते हैं, यदि वो करियर आपकी आर्थिक उन्नति नहीं करता है और आपको अच्छा अर्थ नहीं देता है, आपको पैसे कमा के नहीं देता, तो वो प्रोफेशन, वो करियर आपके लिए कोई ज़्यादा बेनिफिशियल करियर नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं आपको स्विच करना चाहिए। यदि आपका रोजगार वही कहेंगे जहाँ से रोजी रोटी आ रही है। तो जब मैंने चुना इसको, तो मैंने इसको स्टडी भी किया प्रॉपर्ली, क्योंकि हम लिख सकते हैं, हम क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, हम बहुत सारा स्टडी करके ला सकते हैं, हम खोज कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ करेंगे उससे इनकम कैसे आएगी? हम इन कोरे पेपरों को, इन काले पेपरों को देखकर किसी से वो कोरे नोट गांधी वाले कैसे लेंगे? तो दैट मैटर्स। उसको मैंने स्टडी किया कि इसमें क्या काम किया जा सकता है, लोगों की आवश्यकता क्या है, उनका रीडिंग डोमेन क्या है, वो क्या क्या पढ़ना पसंद करते हैं। तो इस चीज को मैं स्टडी कर रहा था। अब इसी बीच में सर मैंने देखा कि बच्चों को, हमारे यहाँ के छात्रों को बहुत सारी अच्छी भाषा की जरूरत है। अच्छी भाषा क्या है? मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, या मैं पहाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, और मैंने उसकी स्टडी नहीं की। तो मैं मास्टर्स ऑफ इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश अच्छी तरह से, और मैं अच्छी भाषा इंग्लिश में उनको कैसे सिखा सकता हूँ। मेरा फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे इंग्लिश स्कूल्स जो हैं डेवलप हो चुके हैं इस एरिया में, और उनके टीचर्स जो हैं उनको एक प्रेशर है, एक उनके लिए प्रोजेक्ट है कि आपके स्कूल में इंग्लिश स्पोकन होना चाहिए, आपको इंग्लिश में पढ़ाना है, और बच्चों के लिए क्या अच्छा हो सकता है। तब मैंने एक बुक प्लान की। ये बुक थी सेल्फ लर्निंग ग्रामर, एसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके, मतलब आपने एकेडमिक बुक्स लिखने से शुरुआत की जी। लिखी तो मैंने दूसरी थी पहले, लेकिन मुझे पता था कि आप यदि किसी चीज को अपना करियर बनाएंगे, प्रोफेशन बनाएंगे, तो उस प्रोफेशन से इनकम आनी चाहिए। ओके। यदि वो इनकम नहीं आ रही है तो आपका वो प्रोफेशन फेल हो जाएगा। जो तो दो ही साफ बातें थी कि ये प्रोफेशन इनकम दे रहा है तो आपका सर्वाइवल चलेगा, प्रोफेशन इनकम नहीं दे रहा है तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आप उसको स्विच ऑफ करो। तो घर परिवार वाले आदमी को इनकम की जरूरत होती है। तो मैंने पहले वो ग्रामर प्लान किया, और करते करते मैंने उसकी 1000 कॉपीज छापी। वो कॉपीज मात्र 3 दिन में ही सोल्ड आउट। मुझे अच्छा लगा। देन आई वेंट फॉर मोर कॉपीज। मैं 5000 कॉपीज छापी। अगले 10-12 दिन जैसे मैं मेहनत कर सकता था, जिन स्कूल कॉलेज में लेके जाता था, वो 100 कॉपीज, 200 कॉपीज, 500 कॉपीज भी ले लेते थे। कोई 10-20 कॉपीज अपनी लाइब्रेरी के लिए ले लेते थे बच्चों को। तो जहाँ मैंने अप्रोच किया और वो उन्होंने स्टडी किया, ग्रामर की कॉपीज देखी और वो चली। अब इसी दौरान मैं एक और बुक पे काम कर रहा था। वो बुक थी वोकैबुलरी बुक। मुझे लगता था कि बच्चों की वोकैबुलरी बहुत वीक है। अब देखिए, आपके पास डिक्शनरी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट अप्रोच है, लेकिन आप वोकैबुलरी कैसे सीखेंगे? क्योंकि डिक्शनरी एक कंसल्टेंट बुक है, आप वर्ड का मीनिंग देख सकते हैं, लेकिन वोकैबुलरी नहीं देख सकते। आप इंग्लिश का हिंदी देखते हैं, हिंदी का इंग्लिश देख सकते हैं। वोकैबुलरी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ। बोलना कैसे है सर, उच्चारण कैसे करना है। और आपके लाइफ में 1,30,000 वर्ड कभी नहीं आएंगे। यदि एक डिक्शनरी है इंग्लिश की, वो 1,30,000 वर्ड्स इकट्ठे करके बैठी हुई है, उसमें कंपाइल्ड है, तो वो 1,30,000 तो आपकी जिंदगी में वो वर्ड कभी आएंगे ही नहीं। आप घूमेंगे 3,000, 4,000, 5,000 इन वर्ड्स के आसपास घूमेंगे। तो आपके आसपास के जो वर्ड्स हैं वो क्या है? तो उन वर्ड्स को कैसे हम लाएं, और कैसे वो हिंदी में है तो उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करके बताएं। ट्रांसलेशन में भी वो बुक थी, और आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह वगैरह, वर्ड फ्रेजेस वगैरह जो बहुत सारी यूज हो गई, तो मैंने उसको कंपाइल किया। अब उस बुक को मैंने प्लान किया। फिर मैंने उस बुक में जैसे कि मेडिसिन या मेडिकल या इंजीनियरिंग रिलेटेड जो वर्ड है, तो मैंने किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट किया और उनसे वो स्क्रूटनाइज कराए सारे वर्ड्स। ये बुक मैंने 2 साल लगाया टाइम इस पर। ये जब प्लान हुई मैंने पब्लिश की। जब मैंने पब्लिश की तो मुझे पता ही था कि हमने इस बुक को प्रोजेक्ट करना है बेचने के लिए। वी आर गोइंग टू मेक इट अ सोर्स ऑफ इनकम। जब मैंने इस बुक को लॉन्च किया, और लॉन्च करने के बाद जब मैंने इस बुक को जहां भी जिस भी स्कूल कॉलेज में लेकर गया, आई नेवर रिटर्न डिसअपॉइंटेड। बहुत खुश होकर वापिस आया, और वो सोर्स ऑफ इनकम बन गया। तो आप
कौन से रीडर को अप्रोच कर रहे हैं। आप लिखते हैं, आपके मन में क्या आता है वो कोई नहीं जानना चाहता, लेकिन जो कोई किसी की जरूरत के लिए या उसकी आवश्यकता या उसकी रुचि के लिए लिखता है, वो रुचि जो है, वो आवश्यकता जो है, ये आपके लिए इनकम जनरेट कर सकता है। नहीं तो यहाँ से मेरा लेखन जो है एक इनकम लेखन बन जाता है। जैसे जी जो किताबें आपने, जहाँ तक मेरी सूचना है कि आप 2 दर्जन से ज्यादा किताबें अभी तक आपकी लिख चुकी है, जिनमें अलग अलग विधाओं पे किताबें हैं, और ज्यादातर आपका जो लेखन है वो इंग्लिश में रहा है। तो एक तो थोड़ा सा जो अब तक जो किताबें आपने लिखी हैं, क्या शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स हैं, एकेडमिक बुक्स हैं, एक तो इनके बारे में थोड़ा सा हमारे पाठकों को बताया कि क्या क्या आप लिख चुके हैं, और दूसरा ये जो आपने एक बात कही कि लेखन से पहले हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पाठक पढ़ना क्या चाहता है, क्या उसकी रुचि क्या है, उसकी रुचि क्या है। तो ये किस तरह से पाठक के मन को टटोलना है लिखने से पहले, ये आपके पास क्या फार्मूला है, ये भी आप डिस्क्लोज कर डिस्कलोज कर जी। Well, that sounds good. सबसे पहले किताबों के बारे में मैं बताता हूँ सर। मैंने 4 किताबें मैंने पहाड़ी भाषा से मैं बहुत इंप्रेस हूँ, क्योंकि जिस संस्कृति को मैं अपने बचपन में जी नहीं ये पाया, तो आप मुझे खुश करने के लिए ज्यादा बोल रहे हैं कि नहीं। मैं पहाड़ी में लिखता हूँ इसे। वो देखिए वहां भी पहाड़ी है, बहुत स्पीति में भी, लेकिन जिस संस्कृति की प्यास मेरे अंदर रह गई, मैं हम 2 महीने के लिए आते थे छुट्टियों में घर, और यहाँ वो चूल्हे की रोटी, सरसों का साग वगैरह, वो सारे जो मेरी दादी बनाती थी, कभी चूल्हे बनाती, कभी छोटे छोटे काम करती थी, वो मुझे बहुत सुंदर लगता था। और होता ही है, मिट्टी आपको इट अर्जेस वो आपको बहुत ही जैसा करती है। तो वो भाषा मैंने कैसे न कैसे करके थोड़ा सीखा, और बहुत सारी फिल्मों से थोड़ा ज्ञान लिया, शब्द इकट्ठे किए, वोकैबुलरी मैं लाया, और फिर मैंने उसमें कुछ लिखा। मैंने एक बुक लिखी थी अरबिया, इसमें कुछ क्या बोलते हैं, एक छोटा सा नोट जो था डॉक्टर फैजी साहब ने लिखा है। फिर मैंने एक बुक लिखी थी, ये एक पोएटिक ड्रामा है जिसको हम काव्य नाटिका कहते हैं, नीर। और ये नीर जो है, ये अकादमी वालों ने भी ली थी, और बहुत सारे स्कूल कॉलेज में भी मैंने दी उनकी लाइब्रेरीज के लिए। ये एक बड़ी, ये लिखी पहाड़ी में लिखी थी। एक बुक लिखी मैंने, स्याले दा सूरज, तोड़ी तारा दे माथे पर टिका दिया सूरज ने, स्याले दे देना दा निका दिया सूरज। क्या बात। ये कविता बड़े सारे लोगों को पसंद आई, तो इसमें कोई 40 के अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स थी। एक मैंने लिखी दिया थी, ऋषि सही सुनने, मैं कुछ दाएं खूने, सैले से आओगी, ये ऐसे कुछ बहुत कुछ था। तो सादा सा तो मैंने लिखी, तो ये चलो छापी भी मैंने, और फिर आगे मैंने सप्लाई भी की, लेकिन मुझे पता था कि इनकी रुचिकर कम है, पहाड़ी को पढ़ने वाले रुचिकर बहुत कम है, लेकिन पहाड़ी एक उसकी वजह से मैंने ये 4 बुक्स पहाड़ी में लिखी। इसके साथ ही मैंने हिंदी में 2 किताबें लिखी, उसमें एक पब्लिश होकर आ गई लेखनी, ये इंडियन नेट बुक्स। लेखनी के बारे में बताऊं कि ये अभी जो लेटेस्ट बुक है पंकज दर्शी जी की लेखनी है, और हिंदी में इन्होंने इसे आत्म काव्य के रूप में लिखा है। तो इस किताब पे अलग से हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जो सफर है बुक्स का, उसके बारे में, और फार्मूला भी हमने आपसे जानना है पैसे कमाने का जी। तो दूसरा ये था कि जैसे इंग्लिश में लिखने का बहुत शुरू से शौक था, कॉलेज टाइम से, जो भाषा आपके पास होती है, और जबकि मेरा लव हिंदी के प्रति भी उतना ही है और पहाड़ी के प्रति भी उतना ही है, तो इंग्लिश तो रोटी कमा के दे ही रही है। तो मैंने 2 किताबें लिखी शॉर्ट स्टोरीज की। The one is Grandfather's Crime and Other Stories. Which is shortlisted by the Lead Start publisher and Writing Media publisher. And one very renowned publisher, वो अमेरिका से है, उन्होंने शॉर्टलिस्ट की, और भी कुछ पब्लिशर ने शॉर्टलिस्ट की है। The other is Hostel Days. हॉस्टल डेज में भी कोई 15-16 स्टोरीज थी, शॉर्ट स्टोरीज। ये भी कुछ एक पब्लिशर्स ने शॉर्टलिस्ट की है। और मैं कोई भी किताब छापता हूँ सर, मैं टाइम देता हूँ। मैं टाइम इसलिए देता हूँ, सोच समझ के छापता हूँ कि ये किताब छप के इसका जीवन चले, यात्रा हो। ऐसा हो कि छपे, विमोचन हो, फिर ये अलमारी में बंद हो, और ये इसका सांस उठता रहे। मैं चाहता हूँ कि ये किताब छपे, आज नहीं, कल नहीं, परसों छपे, लेकिन उस किताब का एक जीवन हो, उसको खोला जाए, उसकी सांस द्वारा से
आएगा। तो इस हिसाब से मैं एक किताब को लेकर प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ। ओके। मैं सोचता हूँ, मैं सिर्फ किताब नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ कि इसको कितने साल जीना चाहिए, ये किस युग तक जानी चाहिए, किस जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए। तो इसके बारे में मैं विचार करके ही उस काम को करता हूँ। दूसरा, वो 2 शॉर्ट स्टोरीज लिखी, एक तीसरी मेरी किताब जारी है। इसके साथ ही मैंने एजुकेशनल इम्पेरेटिव एक बुक लिखी, जो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इस पर मेरे विचार थे। देन अपकमिंग पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी होल्ड पर थी किताबें, क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट जो था पब्लिशर का मानना था कि इसमें कुछ कंटेंट को जोड़ा जाए या हटाया जाए तो इन बुक्स को छापा जाए। और एक बुक मेरी प्लान है, वो है ट्राइबल फिलोसफी के ऊपर। मैंने देखा कि ट्राइबल लोगों के अंदर या रूरल लोगों के अंदर बहुत सारी गुड वैल्यूज हैं, और आज आदमी द्वारा से मुड़ रहा है वापिस अपनी जड़ों की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ, और उस लाइफ के प्रति जो पर्यावरण से समन्वित लाइफ है, और वो ट्राइबल लोग जीते हैं। बस वहाँ टैबूज का थोड़ा सा इशू रहता है, बाकी वो बहुत कूल जीते हैं। तो उसके ऊपर मैंने उनकी फिलॉसफी को लेकर किताब लिखी है। देन मेरा एक नॉवल है द लॉर्ड्स। ओके। वो कैसे लोग दूसरों को अपना शिकार बना लेते हैं फाइनेंशियली, कैसे एक जमींदार को वो एम्प्लॉय बना देते हैं, उसके ऊपर है। देन एक है अवॉर्ड्स एंड अवॉर्ड्स। ओके। उस नॉवल में ऐसा है कि एक आदमी अपने घर से छूटा हुआ है, कैसे अपने घर तक पहुंचता है, तलाश करता है, उसके बारे में वो नॉवल है। और ये अनपब्लिश्ड वर्क है मेरे अभी, इन पर मैं थोड़ा एडिशन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसमें चेंज कर रहा हूँ, ला रहा हूँ, ताकि वो पाठक की रुचि प्राप्त होगी और पाठक उसका फायदा ले सके। कल को कोई शोध भी करना चाहे कर सके, तो उसको मैं उस हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। एक नॉवल है मेरा सिस्टर। ओके। ये एक लव का नॉवल है, तो एक अच्छी कहानी है। एक पड़ोसन लड़की अक्सर भैया ही कहती है किसी पड़ोस के लड़के को, लेकिन बाद में उन दोनों में लव डेवलप होती है, शादी कहीं और हो जाती है। तो कैसे वो विधवा हो जाती है और बाद में वो एक नर्स बनती है, और कैसे उसके बेटे का जन्म नहीं होता है जो वो देने जाता है गिफ्ट, वो कहता है सिस्टर। वही वो नॉवल है, क्योंकि बचपन से सिस्टर प्यार कहीं ना कहीं बीच में लव आता है। थोड़े से इमोशंस कैसे डाइवर्स होते हैं, कैसे वो ट्रायंगल में आते हैं, क्या क्या उनमें फर्क आता है, और ह्यूमन रिलेशंस क्या क्या हैं, तो उसका नॉवल है। तो ये 3-4 नॉवल तो ये मैंने प्लान किए हैं। एक पॉलिटिकल नॉवल भी मैंने प्लान किया है, उसका प्लॉट हमने तैयार किया है, उसकी 10,000 वर्ड्स में लिख चुका हूँ, बाकी मेरे अभी चल रहा है काम। इसके साथ साथ नॉवेल्स को सीखने के लिए, हमारे हिमाचल की कल्चर को जानने के लिए, यहाँ के पूरी डेमोग्राफी, यहाँ के लोकल या लोक संस्कृति, तो आप कैसे जानेंगे? डेफिनेटली आपको या तो लोगों के बीच में जाएंगे, या फिर आप वहाँ की किताबें पढ़ेंगे, और खास करके वहाँ की कहानियाँ या फिर नॉवेल्स को पढ़ेंगे। तो मैंने 3-4 नॉवेल ऐसे शॉर्ट लिस्ट किए थे, जिसमें एक त्रिलोक महाराज का नॉवल था, जो कि मुजारक के ऊपर है, लैंड एक्ट के ऊपर है, और उनका स्ट्रगल है, और उसमें बहुत अच्छा नॉवल है, बहुत क्लास लिखा हुआ है, और कैसे पॉलिटिक्स ड्यूल नेचर, ड्यूल तरीके से चलती है, तो वो अच्छा नॉवल है। एक जोरावर सिंह कहलूरिया, हिमाचल। देखिए, हिमाचल एक ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारे हीरोइज्म भी है। हमारे पास में परमवीर चक्र हैं, हमारे यहाँ शूरवीर चक्र हैं, हमारे यहाँ महावीर चक्र हैं, यहाँ बहुत कुछ है, और यहाँ बहुत प्रतिभा है, और ये आज से नहीं, बहुत समय से है। तो जोरावर सिंह कहलूरिया, उनके ऊपर वो एक ऐतिहासिक नॉवल उन्होंने लिखा था। मैंने उस नॉवल का कंटेंट उठा कर उसको ट्रांसलेट किया है विद हिज परमिशन, और ये राइटिंग पब्लिकेशन के पास है, एंड दे आर प्लान टू पब्लिश इट वेरी सून। ओके। एक नॉवल मैंने ट्रांसलेट किया है, देवकू। देवकू गाना मुझे बड़ा पसंद आया, अथा मंडी मटकू देव, मंडी 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 का वो जो गीत है, संगीत है, वो बड़ा सुंदर गाना है। कभी मेरे बेटा जब छोटा था, मेरे फादर साहब गाते थे, तो मैं उनको पूछता था कि ये क्या गाना है, बट यू चैंट अबाउट मटकू लेंदी देवकू। मैंने तो पूरा सुना है, उन्होंने एक दिन सुनाया मुझे। फिर कुछ समय बाद देखा तो वो बुक पब्लिश की थी मुरारी शर्मा जी ने, देवकू के नाम से, एक प्रेम कथा। अब मेरी चाहत थी कि मैं इस किताब को पढूं, बिकॉज आई वांटेड टू डिस्कवर मोर अबाउट लव स्टोरी। मैं ढूंढ रहा था लव स्टोरी, तो देवकू मुझे बड़ी अच्छी
लव स्टोरी गाने में ही दिख रही थी, बाकी लव क्या हुआ था, क्या क्या घटित हुआ, वो देखना चाह रहा था। जब कुछ ऐसा मेरे बारे में न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश किया कि पंकज दर्शी इज ट्रांसलेटिंग द नॉवेल्स, तो उन्होंने दिल की किताब भेजी, किसे देखी आप, डू यू लाइक इट, लिख कर भेजा। मेरे घर पे किताब आई, द सेम डे द सेम नाइट मैं बैठा, मैंने किताब खोली, मैंने किताब पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई डिसाइडेड इन द मॉर्निंग, पहले कप के साथ चाय के साथ मैंने सोच ली कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ। मैंने दोबारा किताब पढ़ी, 2-3 बार आपको पढ़नी पड़ती है क्योंकि आपको जो किसी ने लिखा है उस आइडिया में आपको पहुंचना पड़ता है, और 2-3 बार किताब मैंने उसको देखा अच्छी तरह से। फिर मैं देखा कि इसको कहाँ से ट्रांसलेट किया जाएगा, कौन सा चैप्टर आएगा पहले, कौन सा बाद में आएगा, पर वो सीक्वेंस अच्छी लगी मुझे। मैंने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया, अगले कुछ दिनों के अंदर मैं उसको ट्रांसलेट कर सका। लैंग्वेज वॉज वेरी सिंपल, गुड एंड वेरी रीडेबल, तो बड़े अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर थे उसमें, छोटे सेंटेंसेस थे, तो मेरे कोई डाउट नहीं था। मैंने उसको ट्रांसलेट किया, 112 पेजेस, इट वॉज ईजी वर्क, डेली के मैं 2-3-4 पेज लेकर चल रहा था, बड़े आराम से मैंने ट्रांसलेट कर लिया। और इसके साथ ही मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी। हम अपनी नीचे वाली डेमोग्राफी, जिसको हम शिवालिक हिल डेमोग्राफी कहते हैं, तो देखिए हिमाचल है, अपर हिल्स हैं जिसमें झांसकर रेंज है, देन पीर पंजाल है, देन धौलाधार रेंज है, और यहाँ की संस्कृति बहुत अलग है, जिसको हम पूरी पहाड़ी संस्कृति कहें, और यहाँ का जीवन भी अलग है। लेकिन जो एक शिवालिक हिल वाली रेंज है, लोअर हिमाचल, जिसको हिल ऑफ हिमाचल हम कहते हैं, बहुत ग्रीन एरिया और बड़ी वाइब्रेंट संस्कृति, सुस्त संस्कृति नहीं है, बहुत तेज, बहुत वाइब्रेशन है उसके अंदर, बड़ी अट्रैक्टिव भी है, बड़े कल्चर्स हैं, बड़े त्योहार हैं, बहुत व्रत हैं, ये सब कुछ बहुत कुछ है, बड़ी ज्यादा संस्कृति है, बहुत कल्चर है। अब इसको मैं ढूंढना चाह रहा था कि कहाँ मिले, तो मेहरा साहब के स्टोरीज में भी था, लेकिन वो स्टोरीज मुझे उतनी अप्रोच नहीं कर पाई फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन। मैंने फिर बुक्स पढ़ी डॉक्टर संदीप शर्मा जी की, जो हमीरपुर से हैं, उनकी 3-4 किताबें मेरे हाथ लगी थी, उनसे मैंने मंगवाई, थोड़ा बहुत मैंने उनके बारे में पढ़ रखा था। जब मुझे वो स्टोरीज बुक्स मिली तो बहुत अच्छी स्टोरीज थी, और अच्छी बात उन स्टोरीज की ये थी कि वो बहुत तर्कशील स्टाइल से, तर्क के तरीके से लिखी थी, लॉजिकली फिट थी, और वो जीवंत स्टोरीज थी, वो टॉपिक्स बड़े अच्छे थे। तो उनकी 4 स्टोरी बुक से 85 स्टोरीज से मैंने 15 स्टोरीज शॉर्ट लिस्ट, और उनको मैंने ट्रांसलेट किया। एक पीड़ा जो हर किसी के मन में है, जो लोकल डायलेक्ट में अपना सृजन करता है ना। हमारा पड़ोसी राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो डोगरी बोली थी, उसको भाषा का दर्जा मिला हुआ है, अब संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज है। हम उनके पास में हैं, हम एक लंबे समय से हमारी जो हिमाचली पहाड़ी है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में डालने के लिए, चाहे वो राजनीतिक प्रयास हो, चाहे वो साहित्यकारों के प्रयास हो, एक लंबी लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं। हिमाचल विधानसभा से भी कई बार इस सिलसिले में प्रस्ताव पारित होकर केंद्र को भेजे गए हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है। हमारे सांसद भी इस विषय में बार बार आवाज उठाते रहे हैं। इवन ये सिलसिला नारायण चंद्र पराशर जी से शुरू होता है, जो कांगड़ा में एक बड़ा सम्मेलन करते हैं पहाड़ी को एक भाषा बनाने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ढाक के 3 पात में है, हम कहीं इस लड़ाई को आगे नहीं ले पाए हैं। हम आज भी 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा जो है वो दर्ज नहीं है। ये अलग बात है कि हिमाचल के अंदर ही बोली जाने वाली कई बोलियां जो है उनका वजूद जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो इस विषय पे आपकी क्या सोच है, हिमाचली पहाड़ी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने का जो बात है, जो मुद्दा है, इसके ऊपर आप एक लेखक के रूप में क्या सोचते हैं? सर, मैं लेखक के रूप में हमारे बहुत सारे साहित्यकारों की तरह ही सोचता हूँ कि हमारे पास देखिए इधर पंजाब है, ऊपर हमारे जम्मू कश्मीर है, हम नक्शे की तरह देखते हैं, देन फिर थोड़ी दूर राजस्थान भी है, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है। हमारे आसपास बहुत सारी स्टेट्स हैं और सबके पास 8वीं सूची में उनकी भाषा एनलिस्टेड है, एंड दे आर वो अपने सारे बेनिफिट्स उस सूची की वजह से, 8वीं सूची की वजह से ले पा रहे हैं, और अपने साहित्य को, अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति को उस भाषा के जरिए सहेज भी पा रहे हैं।
लेकिन हमारे पास भाषा नहीं होने की वजह से हम उन चीज़ों को ढंग से सहेज नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, मैं ये मानता हूँ कि देखिए, ये मानते हैं हम कि हमारे हिमाचल लेयर्स में है, अपर झांसकर एरिया, धौलाधार, पीर पंजाल, देन लोअर हिलॉक्स, शिवालिक हिल्स। तो ऐसे ही हम बहुत सारी संस्कृति में बटे हुए हैं। हर वही आपका एक यहाँ का 10 कोस पे पानी बदले, 12 कोस पे वाणी, कुछ ऐसा जो क्या बोलते हैं कि मैक्सिम एक उक्ति भी है। अब इसमें क्या है कि यदि आज हमें 8वीं सूची का फायदा लेना है और समय से लेना है, इससे पहले कि मुर्दा मर जाए दवाई दी जाए, और मुर्दा मर जाए फिर चाहे तो दवाई दी जाए या ना दी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज संस्कृत थोड़ी बहुत जो बची हुई है उसको बचा लिया जाए, उसको सहेज लिया जाए, तो एक भाषा कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होकर एक भाषा को हमें लाना पड़ेगा, और जो बहुत ज्यादा बोली जाती है, चाहे तो वो कोई भी हो, फिर वो चाहे तो मलयाली हो, कांगड़ी हो, उनवी हो, कुलवी हो, कोई भी भाषा हो जो अधिकतर लोग बोल सकते हैं, जिसको अधिकतर लोग समझ सकते हैं। सारी भाषाओं को लेकर थोड़ा सा हल्का सा मन को उदार करके कंसोलिडेट करना पड़ेगा एक डायलेक्ट। उसको हमें कहीं ना कहीं उस भाषा को बना के प्रस्ताव लेकर, क्योंकि वो पूछते हैं कि आपकी भाषा है कौन सी, कहानी